यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बच्चों आप सभी? एकदम हेल्दी। यस सर। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत अच्छा लगता है मुझे चैप्टर। लास्ट पीरियड में पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बच्चों मतलब इसका ये होता है बेटा कि मैं ऐसा फील करूं कि यार मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूं। अब सोचो अचानक आपको यहां से निकालकर कहीं मेट्रो सिटी की स्कूल में भेज दिया जाए, यूरोपियन स्कूल की स्कूल में भेज दिया जाए, क्या आप वहां अपना बेस्ट दे पाओगे? कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा गा सकता था, मेरे को बहुत अच्छा आंसर आता है, लेकिन मैं सबके सामने बोल नहीं पाया। होता है ना ऐसा? तो वो स्टेट, तो हमारे लिए हेल्थ का मतलब होता है कि जब, और हेल्थ क्या है बच्चों? हेल्थ इज ए स्टेट। स्टेट मीन्स हो सकता है मैं अभी हेल्दी हूं, और हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए अभी यहां पर आके बैठ जाए जिसके सामने मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा, तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि अब मेरी स्टेट तुरंत बदल सकती है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी हूं, मैंने आज कह दिया हेल्दी हूं तो मैं कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा ना। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यदि मेरी बॉडी एकदम साउंड है, जो काम मैं करता हूं, जिस एज में मैं हूं उसके अकॉर्डिंग जो काम करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, मतलब मैं हेल्दी हूं, मैं फिजिकली फिट हूं, मैं मेंटली बिल्कुल किसी तरह के स्ट्रेस, किसी तरह के फोबिया, किसी तरह के प्रिजुडिस मेरे दिमाग में नहीं है। किसी के लिए भी बात करने में मैं सबके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम मेंटली ओके, आई एम मेंटली फिट। और सोशली मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस एनवायरमेंट में रहता हूं, उस एनवायरमेंट में मेरे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉपर जस्टिस है और प्रॉपर हार्मनी है सबके लिए, सबके बीच में। तो मैं कहूंगा कि मैं प्रॉपर हेल्दी हूं। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा पैरामीटर है बच्चों। हेल्थ इज स्टेट, एक स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग आती है। तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। इसकी बजाय दूसरी बात जो हम कहते हैं डिसीज, तो डिसीज जो हम बोलते हैं डिजीज का हम यदि वर्ड को हम थोड़ा समझें तो डिस इज व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। अभी आप बैठे हो, डिस इज आपको इजी नहीं बैठे हो, आपको नीचे से कोई कील चुभ रही है, तो आप कहोगे कि आई एम नॉट इन कंफर्टेबल सिचुएशन, तो दैट इज नॉट फिजिकली वेल, डिसीज। तो जब आप डिजीज्ड होते हो तब आपके साथ फिजिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, समझ में आया बच्चों? तो ये होता है डिजीज। डिजीज हेल्थ का एक पार्ट है, लेकिन कंप्लीट हेल्थ नहीं है, क्योंकि हेल्थ में सोशल वेलबींग भी आती है। तो बच्चों इसमें तो मेरे ख्याल से काफी डिटेल में हमने डिस्कस की। आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? चले हम लोग आगे फिर। हमने 3 क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिजीज एंड इट्स कॉजेज। अब एक लंबा टॉपिक है, डिजीज एंड इट्स कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज डिजीज, एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट कॉजेज डिजीज। डिजीज है क्या, किसको बोलते हैं डिजीज, और ये डिजीज हुई क्यों, इसके बारे में हम डिटेल अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पहला पार्ट है हाउ डू डिजीज लुक लाइक, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। डिजीज कैसे दिखाई देती। आप में से कोई रिसेंटली बीमार हुआ है, डिजीज हुई किसी, आपको हुई, क्या लगा सबसे पहले जिस दिन आपको डिजीज हुई तो क्या महसूस हुआ कि यार समथिंग इज नॉट गुड? मैं बीमार था तो मेरे को लग रहा था कि बीमार था एक जनरल टर्म होगी, कैसे पता चला कि बीमार था? आपको फीवर था पहले से? नहीं, मेरे को उठने का नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। देखो बच्चों, 2 बातें हुई। बहुत लेजीनेस आ रही थी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। तो क्या आप हमेशा एनर्जेटिक फील नहीं करते, डॉक्टर के पास चले जाते? नहीं जाते। आपको लगता है कि एनर्जी फील नहीं हो रही है तो सोए रहो यार, उठो मत। रोज हम 6:30 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, आज नहीं हो रहा है तो नहीं उठते, यही होता है ना बेटा। तो ये जो एक बात थी, क्या था बच्चों, कि आपकी एनर्जी लेवल लो था, ये एक सिम्टम है। क्या है ये? सिम्टम। बट ये डिजीज नहीं थी पूरी अकेले में, लेकिन इसके साथ एक और सिम्टम भी साथ में था।
वो बता रहा है भैया नीव की साथ साथ में ठंड भी लग रही थी। अब ये आपको लग सकता है कि आज ठंड का दिन है, आज ठंड लग रही है, चलो कुछ ज्यादा ओढ़ लो। तो एक तो लेजीनेस हो रही थी, है ना, लो एनर्जी फील हो रही थी, और थोड़ी सी ठंड लग रही थी। इसके अलावा क्या हम इतना होने पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं जाते। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि टेम्परेचर हाई हो गया। फिर आपको साथ साथ में और हुआ कि फीवर भी होने लगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रीवियस देखेंगे कि आपकी बॉडी के साथ जब भी कुछ चीज अलग होती है तो क्या एक ये जो छोटे छोटे चीजें हमको नजर आती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जीत? सिम्टम्स। क्या बोलते हैं इनको? सिम्टम्स। और इन सिम्टम्स जब हमको ये नजर आते हैं, क्या अकेला सिम्टम काफी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं? क्या एनर्जी कम हो रही है, डॉक्टर को दिखाएं? ऐसा कोई नहीं करता। या ओनली ठंड लग रही है, डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी हल्का सा फीवर भी आ रहा है, तब भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा? प्रैक्टिकली बताना, आप क्या करते हैं? आप सो जाते हैं। बहुत अच्छा। और सबसे बेस्ट, शरीर ये सिम्टम दिखाई इसलिए रहा है कि उसको बॉडी के अंदर कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है, कुछ प्रॉब्लम तो है, तो वो चाहता है कि मैं खुद ठीक कर दूंगा। आप एक्स्ट्रा काम मत करो, आप रेस्ट कर दो। तो बॉडी कहती है कि आप रेस्ट करो। तो ऐसे टाइम में सबसे पहले कोई भी जो एक्शन लेता है वो ये कि आप रेस्ट कर दो, आप सो जाओ, है ना? ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों, और फिर आप डॉक्टर के पास गए क्या? नहीं। तो फिर क्या किया आपने? सो गए थे, दवाई लेके फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गए। देखो बच्चों, कई बार ये होता है कि छोटी छोटी बीमारी जब हमको थोड़ा बहुत पता भी होता है, फीवर है तो चलो पैरासीटामोल ले लो, तो हम ही घर पे इलाज शुरू भी कर देते हैं। आप सब करते हैं क्या? अच्छा, इसके कुछ रिस्क हैं बच्चों। यदि हम रोजाना टेबलेट खाने के आदी हो जाएंगे तो ये बच्चों हमारी बॉडी में हमारे लीवर, हमारी किडनी पर ये अच्छा फंक्शन नहीं, हमारी बहुत बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आता है, और लॉन्ग टर्म तक हमारी ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी खुद का इलाज हमको ऐसे करना नहीं चाहिए, है ना, प्रॉपर। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी, हमारा डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है ना, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा, मतलब एक डॉक्टर पर बहुत ज्यादा लोगों पर एक डॉक्टर है, कहने का मतलब समझ रहे हो? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उन पर एक डॉक्टर, तो वो डॉक्टर इतना टाइम नहीं दे पाता है हर किसी को। कैसे डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में सारा। पर सबसे पहली बात हम लोग देख रहे थे कि व्हाट डू डिजीज लुक लाइक, डिजीज दिखती कैसी है। तो हमने देखा कि बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, बहुत जनरल और बहुत कॉमन सिम्टम, बहुत सारी बीमारियों के कॉमन सिम्टम है ये। क्या? लो एनर्जी फील करना, बॉडी का फीवर बढ़ जाना, बॉडी गर्म हो जाना और ठंड लगना, और क्या होता है? शरीर में शिवरिंग, हल्का सा कांप रहा है, वो ठंड के कारण है। वीकनेस, एनर्जी लो हो रही है, और कुछ चीजें हो सकती है जैसे कि वॉमिटिंग, यदि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है तो वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, हेडेक, हाँ बेटा, आंखों में सेंसेशन होना, ऐसा भी होता है कि आपको? हाँ ना, फीवर में होता है सब। ये सबको होता है क्या ऐसा? आंखें जलना, आंखों में बर्निंग, आपको भी होता है? अच्छा, चलिए गुड। और तो बच्चों ये क्या है? ये सिम्टम्स। क्या है ये? सिम्टम्स। जब ये सिम्टम अकेला हो, एक ही चीज हो, तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन 3, 4, 5 सिम्टम्स ऐसे मिल जाते हैं तो आपको खुद को ये अलार्म आ जाता है आपके दिमाग में कि यार समथिंग इज रॉन्ग, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका इंटरव्यू लेता है, डॉक्टर को इधर आओ बेटा, फिर डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करता है, वहां जाके बैठ जाओ, वहां आपको जो भी स्ट्रेचर है उस पर सुला देता है, और जो भी उसको एग्जामिन करना है फिजिकली, आपकी आंखें देखेगा, जिम निकल टॉर्च डालेगा अंदर, फिर वो ये तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया आपका,
तो कई बार बुखार इसलिए आता है कि गले में इन्फेक्शन। तो फीवर एक ऐसा जनरल चीज है बच्चों कि कहीं भी आपको मोच आ गई है तो फीवर आ जाएगा, आपके गले में खराब है तो फीवर आ जाएगा, कान में इन्फेक्शन हुआ तो फीवर आ जाएगा। मतलब फीवर एक हमारी बॉडी का एक जनरल सिम्टम, वो ये दिखाता है कि कुछ रॉन्ग है लेकिन पता नहीं चलता कि क्या रॉन्ग है। बहुत वैरायटी ऑफ कॉजेज हो सकते हैं उसके, है ना। तो डॉक्टर आपका पहले इंटरव्यू लेता है, अच्छा बताओ शाम को क्या खाया था, कल क्या खाया था, यदि वॉमिट हो रही है, ऐसा हो रहा है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। और यदि क्या आपके एग्जाम है, किसी किसी के सर दर्द होता है तो आपके एग्जाम कब है, पता लग जाता है कि एग्जाम का फोबिया है, परसों एग्जाम होने वाला, हाँ फीवर तो फीवर हो गई होगा, होमवर्क बाकी रह गया तो फीवर हो जाता है, कई बार चक्कर लग जाते हैं, ऐसे भी किसी किसी को होता है ऐसा। कईयों का फिक्स है कि एग्जाम आया और बीमार होगा बच्चा, तो एग्जाम का प्रेशर इतना है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं उससे भी। किसी को होता है क्या, आपके आपने नॉन में किसी को हुआ क्या, नहीं होता, किसी किसी को ज्यादा ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ये सोचिएगा आपको बुखार नहीं भी आया लेकिन आपको ये फील होने लग जाता है कि बॉडी की एनर्जी लेवल जरूर लो हो जाती है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये अलग अलग सिम्टम है, और इन सिम्टम के साथ जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है साइन ऑफ डिजीजेस। सिम्टम जनरलाइज थे, साइन मोर एक्यूरेट है। अब वो साइन देखेगा कि ये जिसको फीवर आ रहा है पर कौन से सिस्टम में कहां प्रॉब्लम है, उन्होंने देखा थ्रोट में इंफेक्शन है, बहुत सारा कफ जम गया है, फेरेंजाइटिस हो गया है ना, तो समझ जाएगा कि प्रॉब्लम यहां है। या आप बताओगे कि मैं खेल रहा था वहां गिर गया था, थोड़ी लग गई, तो आपको लगेगा कि शायद उस कारण से बच्चे को हो सकता है। तो वो जो इंटरव्यू आपका लेगा, उस इंटरव्यू से वो आपके सिम्टम्स को समझते हुए मोर एक्यूरेट साइन देखेगा। साइन देखने के बाद उसका वेरिफिकेशन करेगा। किस तरीके से, दो तरीके से। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, पहला तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपका गला, आपके लीवर को कभी कभी यहाँ पे यूं दबा के देखते हैं बहुत यहाँ पे स्प्लीन होता है बेटा, जब मलेरिया हो जाता है ना स्प्लीन फैल जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारी सुना है कभी आपने? यस। ओके, तो हमारी जो आरबीसी मर जाती है ना, डेड हो जाती है, आपको पता है आरबीसी की लाइफ स्पान होता है लगभग 120 डेज, है ना। तो इसमें आरबीसी मरती रहती है, तो जो मर जाती है वो यहाँ ग्रेवयार्ड है, वो वहां पर जाके डिकम्पोज होती है। तो यदि आपके बॉडी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो स्प्लीन बढ़ जाती है। तो ये बच्चों ये पढ़ते हैं वो जो एमबीबीएस डॉक्टर कर रहे हैं ना, जो उनकी डिग्री करते हैं, तो 5 ईयर में वो स्टडी करते हैं किस ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जब बाहर से क्या क्या होता है, तो वो ये समझते हैं। तो वो एकदम फटाफट डिजीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। जानते हो ना, डिजीज को पहचानने की कोशिश करना डायग्नोसिस कहलाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको फोन पे, हाँ बेटा ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा जी 2 गोलियां लिख देता हूं खा लेना, बच्चों ये क्या तरीका है। वो ये डॉक्टर इसके भी एक्सपर्ट होते हैं कि वो जानते हैं कि आज इस सिचुएशन में सब जगह बीमारी फैली हुई है, तो वो पहले से आइडिया, लेकिन फिर भी सही तरीका तो ये है कि आप उस व्यक्ति का प्रॉपर इंटरव्यू लीजिए, उसके सिम्टम को देखिए, सिम्टम को देखने के बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, बॉडी को पीछे से भी कफ, वो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट ब्रीदिंग सुनते हैं कि कहीं लंग्स में इंफेक्शन तो नहीं है, देखते हैं ना। और क्या क्या फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों का किया बताओ? पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते हैं, वेरी नाइस। और ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, है ना, बीपी। वही आईज में आपको देखते हैं कि कितनी रेडनेस है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया है। देखो मेरा हीमोग्लोबिन कितना भरा हुआ है, मेरे नाखून देखो बच्चों, ये फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने लास्ट टाइम कराया था 16 आ रहा था मेरा हीमोग्लोबिन, 16 मतलब रेडनेस। ये आपने किया रेडनेस, अंगूठा, जैसे आप अंगूठे को दबाओ और छोड़ो, आप देखोगे दबाओगे तो सफेद हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे आप देखोगे एकदम रेड हो रहा है।
किसी किसी की एकदम वाइट में हाथ में दिख जाएंगे, कई कई ब्लश करते तो एकदम चेहरा दिखता है, हाँ लाल ब्लश। हाँ तो समझ में आया सभी को क्या है ये हीमोग्लोबिन कितना है। तो ये सारी चीजें वो फिजिकल वेरिफिकेशन से देखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सही तरीका मतलब इंटरव्यू लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी ब्लड में कुछ इंफेक्शन है, तो कहेंगे ब्लड टेस्ट कराइए आप, सीबीसी है क्या नहीं। यदि लग रहा है कि यूरिन में है तो जो भी है, कहीं आपको लगी है तो एक्सरे भी कह सकते हैं, सोनोग्राफी, बहुत वैरायटी के टेस्ट होते हैं और वो आप सभी जानते भी होंगे आजकल, है ना। पैथोलॉजिकल लैब्स जो होती हैं उनके वहां जाते हैं हम, और वहां जाके हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में भी बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, कि सीबीसी करा रहे हैं, कि आप टाइफाइड के लिए करा रहे हैं, है ना, मलेरिया के लिए करा रहे हैं, तो बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। इसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है, अब वो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं कि ये हुआ है। अब वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। ये कैसे ट्रीटमेंट देंगे, हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के तरीके में और पढ़ेंगे, पर अभी हम कहां पढ़ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि डिजीज कैसी दिखाई देती है। तो हमने देखा हमारी बॉडी में बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं, और उन सिम्टम पर बेस्ड डॉक्टर क्या सर्च करता है, साइन। कभी आप कुछ कहते भी हो ना कि यार मेरे को ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर उसको ओवरलुक भी करता है, तो होता है, कोई बात नहीं, इसको तो और क्या हो रहा है। अच्छा, यूरिन कैसी आ रही है आपको, कभी ऐसा भी पूछता है। यूरिन जनरली आप यदि प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, बराबर पानी पीते हैं, तो यूरिन कैसी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। पर कभी कभी आप बीमार हैं, आप डिहाइड्रेटेड है, पानी बराबर नहीं पी रहे हैं, तो आप देखते हैं यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, लाइट येलो तक हो सकता है, पिंक, हाँ, तो लाइट येलो, उससे डार्क येलो भी हो जाती है बच्चों कई बार, है ना। और यदि आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो तो आपको उसमें बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर आपको पूछ लेता है। कई बार ये भी पूछ लेगा आपके स्टूल का कलर कैसा आ रहा है, फ्रेश हो रहे हैं, प्रॉपर फ्रेश हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, है ना, पूछता है ना डॉक्टर। तो ये सब चीजें, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे अलग अलग फीवर में अलग अलग तरह के ये सिम्टम्स दिखाई देते, और आप किस तरह से यूरिनेशन हो रहा है, किस तरह से आपके स्टूल पास हो रहे हैं, उससे भी पता लगता है कि आपको क्या तरह की बीमारी है। दैट्स अ फैक्ट। तो ये सारे चीज करने से अब हमको साइन पता चले, तो इस तरह से हमको डिजीज दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, अब डिजीजेस जो होती हैं वो उसका स्पान कितना रहता है। जैसे मान लो मुझे सर्दी जुकाम हो गया था अभी दिवाली पर, कितने दिन रहता है बेटा इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, 2-3 दिन। तो ऐसी डिजीज जिसकी टाइम ड्यूरेशन हमारी बॉडी में कम शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीजेस। और ऐसी डिजीजेस जो एक बार हमको हो जाए तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। जैसे किसी को कैंसर हो गया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म हेल्थ अफेक्ट हो जाती है ना। आप मानेंगे 6 महीना, 2 साल, 4 साल भी हो सकता है। जॉइंटिस, टाइफाइड, या है ना, तो अलग अलग तरह की सीवियरिटी भी हो सकती है उनकी। तो डिजीजेस को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। द डिजीज विच लास्ट फॉर few days is called acute disease. The disease which lasts in our body for long duration and which have poor health consequences on our health for a long time, that is known as chronic disease. और कोई chronic disease आप जानते हो? टीबी, बिल्कुल सही। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाती है, लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, टीबी सुना है ना आप लोगों ने? Yes, sir. और शुगर, डायबिटीज, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स।
है ना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो, ब्लड प्रेशर की डिजीज है, शुगर की डिजीज है, थायराइड की बीमारी है, तो हम ये कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म रहेगी और इसके हमारी बॉडी पर कॉन्सिक्वेंसेस कितने टाइम के लिए रहेंगे, लॉन्ग टाइम। और लंबे टाइम के लिए रहेंगे तो हमारे अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज कर देंगे, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो डिजीजेस की टाइम पीरियड के हिसाब से हम उसको दो पार्ट कर लिया हमने, एक हो गया एक्यूट डिजीजेस और दूसरा क्रॉनिक। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने अभी हमने डिस्कस किया ये भी, यदि हमको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो उससे लॉन्ग टर्म के लिए हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, हो सकता है हम उससे ओवरकम भी कर जाए। जैसे हम लोग सुनते हैं अभी बहुत बड़ा एक हमारा बीमारी का फेज निकला, कोविड। तो कोविड किसी किसी को हुआ और ठीक हो गए 14 दिन बाद, हम कहते हैं कि अब ओके हो गया वो। लेकिन अभी भी हम उनको पूछते हैं, कुछ टाइम पहले भी पूछते थे तो कहते हैं कि नहीं यार अभी भी थकान होती है, अभी भी हाफ जाते हैं, स्टेमिना डाउन हो गया है। तो ये क्या है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। और क्या क्या, ये तो हमको लंबे टाइम में पता चलेगा क्योंकि बीमारी नहीं थी, है ना। तो ये बीमारी के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ डिजीज। बच्चों बताओ बीमारी क्यों होती है? जैसे भाई ने बताया बीमारी क्यों होती है, व्हाट कॉजेज डिजीज? कोई वायरस आ जाए, वायरस, है ना, मॉस्किटो, डेंगू। क्या है मॉस्किटो? तो एक मॉस्किटो इज अ वेक्टर। बात समझ रहे हो आप? देखो मॉस्किटो के कारण हम बीमार नहीं हो रहे। मॉस्किटो हमारी बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट कर देता है, उसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। और मॉस्किटो की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हमारे घर में बहुत मच्छर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि एक जना बीमार हुआ, अब उसको जो मच्छर काटेंगे उससे मच्छर खुद इन्फेक्टेड हो गए, अब वो जिसको काटेंगे उन सबको बीमारी फैलाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल। बट मैं आप डिजीज के कॉज के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझेंगे। मुझे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज? तो फर्स्ट कॉज है, द प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज इज पैथोजन। व्हाट इज दैट? पैथोजन। सुना है कभी पैथोजन नाम? द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको डिजीज हमारे अंदर कॉज कर सकते हैं? तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पैथोजन। पहला प्रोटोजोअन, ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा या प्लाज्मोडियम, ये क्या है? प्रोटोजोअन्स है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये प्रोटोजोअन से डिजीज होती है। दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, पता है बैक्टीरिया का? यस सर। प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो बैक्टीरिया के कारण हमको डिजीज हो सकती है। तीसरा वायरस, वायरस के कारण डिजीज होती है। चौथा वर्म्स, हमारे पेट में कोई वर्म्स हो सकते हैं, टैप वर्म, वर्म्स सुने आपने? ल्यूक वर्म, टैप Yes, वर्म, sir. तो ये राउंड वर्म, तो ये वर्म्स हैं, उनके कारण हमको डिजीज हुई। फंगाई, फंगाई जानते हो आप? यस सर। हमारी कई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो फंगस के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 4 5 6 जो है, व्हाट आर दीज आर द क्लासेस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। They are collectively known as pathogens. The branch of science in which we study about diseases is called pathology. आपने पैथोलॉजी नाम सुना होगा? Yes, sir. पैथोलॉजी is the branch of science in which we study about diseases. Diseases के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट, the person who deals with diseases is called pathologist. हम कहते हैं पैथोलॉजी लेबोरेटरी, डिजीज का आइडेंटिफिकेशन के जो लेबोरेटरी है उनको तो पैथोलॉजी शब्द सुना होगा आप लोगों ने। पैथोजन नया है आपके लिए शब्द ये। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन? Disease causing ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन।
What are the different classes of pathogens? Protozoans, bacteria, virus, fungi and worms. कहते हैं ना कीड़े पड़ गए हैं शायद, तो that is worms. Worms को हिंदी में हम लोग कीड़ा बोलते, कीड़े कहते हैं, है ना? तो worms. These are collectively called pathogens. Clear? So what is the primary cause of disease? Pathogen. Pathogen is the primary cause. समझते हैं बात को. मेरे घर पे हम एक बच्चा कोई बीमार हो गया. क्यों बीमार हुआ? क्यों इसलिए हुआ क्योंकि उसके जो पानी में हमारे पानी इन्फेक्टेड आ गया, हमने पानी को प्रॉपर फिल्टर नहीं किया, तो वो पैथोजन वाला पानी उसने पी लिया. अमीबा था उसके अंदर और वो पिया, अमीबा बॉडी में जाकर ग्रो कर गया, नंबर में बढ़ गया और उससे उसको डायरिया हो गया, सपोज, है ना? तो ये व्हाट इज द, क्या ये अमीबा नहीं आता तो वो बच्चा बीमार होता क्या? नहीं. तो ये प्राइमरी कॉज है, ये तो चाहिए ही चाहिए. पर यदि वो पानी में अमीबा आया तो क्या बच्चे ने अकेले ने पानी पिया? नहीं, सारे घर वालों ने पिया. क्या मेरे अकेले घर में आया? नहीं, पूरे सभी के घर में आया. तो सब बीमार क्यों नहीं हुए? तो एक तो कहलाता है प्राइमरी कॉज और दूसरा कहलाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. समझिएगा, किसी किसी के घर में कोविड आया, लोग कोरोना पेशेंट हुए, क्या सारे घर वालों को कोरोना हुआ? उनके साथ रहने वालों को भी कोरोना नहीं हो रहा है. तो ऐसा क्यों है? तो कोविड का वायरस हमारी बॉडी में आना, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आना, वो क्या है? वो पैथोजन है. वायरस पैथोजन है, लेकिन पैथोजन आ जाए फिर भी हम बीमार नहीं हो सकते. उस बीमारी को लाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज और होते हैं. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज लाइक पुअर हेल्थ, पुअर इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ नरिशमेंट. अब मैं यहां से अभी छींकूं, जोर से मेरे को स्नीज आई, छींक आई, मेरे यहां पर बहुत सारे वायरस हो गए, क्या सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे? नहीं, पर एक दो बीमार हुए. ये एक दो ही बीमार क्यों हुए? तो प्राइमरी कॉज जो था, प्राइमरी कॉज क्या था? पैथोजन. वो तो सबको मिला पर सब बीमार नहीं हुए. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज नहीं थे. तो व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज सेकेंडरी, टर्शियरी, आगे 3-4 कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आएंगे. सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है पुअर इम्यून सिस्टम. आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो उस समय. कई बार बच्चों जब आप बीमार होते हो ना, तो आपको कहते हैं कि ज्यादा ट्रेवल मत करना, बाहर मत जाना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है. अब आप बाहर जाओगे ना, आपको और बीमारियां जल्दी से जल्दी हो जाएंगी. आपके अंदर इम्यून सिस्टम का, आप जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम? बताइए, नहीं जानते हो ना? गुड, आप पूछते क्यों नहीं? फिर सुनिए, इम्यून सिस्टम मीन्स द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जैसे ही कोई वायरस आया, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी. इस एक्स्ट्रा बाहर से आने वाली सेल को मारो, तुरंत हमारे ब्लड में बहुत सारी जो ऐसी सेल्स हैं, WBC, लिम्फोसाइट्स, वो सेल्स क्या करेंगी? उनको मारने की कोशिश करेंगी. तो ये क्या है? ये क्या बनाती है सारा ओवरऑल हमारी बॉडी का? इम्यून सिस्टम, नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो हम देखते हैं एक घर में सारे लोग हैं, लेकिन एक बच्चा या कुछ लोग बार बार बीमार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुखार नहीं आता है. रक्षिता जल्दी. एक ही करके एक जैसा खाना खा रहे हैं, नरिशमेंट एक जैसा है, रोज एक से जैसी सब्जी खा रहे हैं, एक जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है और किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. तो पहला प्राइमरी कॉज तो पैथोजन हो गया, और सेकेंडरी कॉज में हमने पहला क्या देखा? पुअर इम्यून सिस्टम. सेकेंड, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट. इम्यून सिस्टम भले मेरा अच्छा था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा हूं. शादियों में जा रहा हूं, ऑयली खाना ही खा रहा हूं, कोई प्रॉपर फ्रूट्स, विटामिन ये कई दिनों से नहीं खाए. तो अब इम्यून सिस्टम अच्छा होने के बावजूद यदि मेरा नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा. समझे? थर्ड, हेल्थ एंड हाइजीन. हाइजीन की मेरी हैबिट्स कैसी है? मैं अपने घर के बाहर कितनी सफाई रखता हूं. मेरे घर के बाहर पानी यदि एक जगह ब्लॉक हो रहा है तो वहां पर मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट बन जाएगी,
वहां मच्छर ज्यादा आने लग जाएंगे, तो ये भी मेरी बीमारी का कारण है। क्या कि मेरी सराउंडिंग में क्लीनलीनेस नहीं है, ये भी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। मेरा इकोनॉमिक लेवल सही नहीं है। मेरे घर में आरओ क्यों नहीं है? आरओ होता तो मैं पानी पीना, फिल्टर ऐसा पानी पीना ही नहीं पड़ता। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी जिम्मेदार है आपको बीमार करने के लिए। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज छोटे छोटे बहुत सारे, और इमीडिएट कॉज तो एक ही है, वो क्या है, पैथोजन। तो दिस इज द कॉज ऑफ डिजीज। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? तो आप आंसर समझे बच्चों सभी? एक तो हुआ इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज को इमीडिएट कॉज भी कहते हैं, कि भले मैं कब से बीमार चल रहा था, कमजोर भी था, लेकिन बीमार हो ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैथोजन आ ही नहीं पा रहा था। जैसे ही पैथोजन आया मैं बीमार हो गया। दैट इज द इमीडिएट कॉज। बट व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज? पुअर इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, पुअर हाइजीन, है ना, लाइफ स्टाइल। मैं एक्सरसाइज करता ही नहीं हूं, मैं सोया ही रहता हूं खाना खाने के बाद, तो मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मैं जल्दी बीमार हो जाऊंगा। तो देख रहा, वास्तव में सोया नहीं रहता हूं बेटा, एक्सरसाइज करता हूं मैं प्रॉपर। तो बच्चों, हाँ, तो ये आपको समझ में आया? दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। तो इसमें मेरा सोशल बिहेवियर भी, मेरा सोशल एनवायरनमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है कि मैं बीमार होता हूं। बात समझ गया? सोशल एनवायरनमेंट में यदि मैं देखूं कि बाहर निकलूं और मैं देखूं 4 जने इधर दौड़ने जा रहे हैं सुबह सुबह, मैं दूसरे दिन देखा कुछ लोग और उधर जा रहे हैं, कुछ लोग शाम को खेल रहे हैं। तो यदि मेरा पूरे गांव में एक खेल का एनवायरनमेंट होगा, एक्सरसाइज के प्रति, अच्छी हेल्थ के प्रति एक जुनून होगा, लोगों का पैशन होगा, तो मैं अपने आप मुझे भी, मेरे पर भी उसका इफेक्ट आएगा। और मैं देखता हूं कि मेरे गांव में कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, सब जने आराम से सोए रहते हैं, और सब जने जिमण में जाते हैं बस, ठीक है, खाना पीना ऐश करना। तो फिर वो ही लाइफ स्टाइल मेरी भी रहेगी, है ना। यदि घर में लोग आसपास सफाई नहीं रखते हैं, बस अपने घर में कचरा लगाया और बाहर जाके डाल दिया कचरा, बीमारी हमारे ही घर आएगी। समझे ना बच्चों? तो डिजीजेस कैसे फैलती हैं? तो ये इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज दोनों को हमको समझना है। आप खुद अपने अपने पैरामीटर, ये जो हमने पैरामीटर अभी डिस्कस किए, उस पर आप पूरे गांव का हमारा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसके बारे में आप खुद सोचिएगा कि आप कितनी फिटनेस फ्रीक हैं। करता है कोई डेली एक्सरसाइज? वेरी गुड जैन। क्या क्या करते हो बेटा? एरोबिक्स या बॉडी के लिए, या खेल खेलते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, हाँ, स्किपिंग, रॉबिंग्स कितनी कर लेते हो? 200-250 कर लेता है। मैंने 1100 जैन 1100 सिंगल टाइम, एक बार में रस्सी कूदता था मैं 1000, मतलब सिंगल टाइम में कंटिन्यू किया है मैंने साल भर पहले, अभी भी नहीं करता। और कौन करता है? शौर्य करता है। वेरी गुड। आप क्या करते हो? पुलअप्स, पुशअप्स वगैरह करते हो? हाँ, कितने कर लेता है? 20। मैं सूर्य नमस्कार भी करता था बच्चों, अभी भी नहीं कर रहा, अभी तो वॉकिंग कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार जानते हो सभी? करते हो? कीजिए आप। और बच्चों, यदि आप एक एनवायरनमेंट बनाओगे, आप देखोगे बच्चों, आप जब जाओगे ना सिटीज में, आप यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए, तो आप देखोगे लोग कितना फिटनेस फ्रीक है। सुबह उठे, दौड़ने निकल गए, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और मेरा भी ऐसी आदत है, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए करना जरूरी है, थोड़ा भी हो भले। मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा करता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं मैं, लेकिन सोचता हूं कि नहीं मेरे को करना है, नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं बॉडी को ड्रैग कर रहा हूं, घसीट रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप तो बहुत यंग एज के हैं, आपको तो बहुत खेलना कूदना चाहिए। जनित, आप क्या करते हो? सुबह से 24 घंटे में क्या एक्सरसाइज करते हो आप? आप शुरू करो, आप सभी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, हेल्थ के लिए आपको। बच्चों, मैं एक चीज और बताऊं आपको, आप यदि अपने ये कोरोना में भी हमने देखा कि लोग लंग्स के लिए काफी कुछ कर रहे थे।
है ना, बहुत तरह तरह की एक्सरसाइज आ रही थी, कितने टाइम आप ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हो, ये वो सारी चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, समझ रहे ना। तो ये जो हमने डिजीज के बारे में पढ़ा है कि भले इमीडिएट कॉज आ भी जाए, हमको एक बार डिजीज आ भी जाए, लेकिन फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, फिर भी हम बीमार नहीं हो सकते यदि हमारा अच्छा नरिशमेंट होगा, अच्छी हेल्थ हम रखेंगे, अच्छी आदतें हम रखेंगे, ठीक है। और ये देखने से ज्यादा होती हैं, अड़ोस पड़ोस वाले और करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। ये मत सोचो कि मैं अकेला कर लूंगा, नहीं होता है बेटा। ये चीज एक पूरे इकोसिस्टम, पूरे एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये आप लोगों को देखा मैंने, अभी कुछ टूर्नामेंट आए थे तो बहुत खेल रहे थे आप, टूर्नामेंट गए हो कोई नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं समय। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये कोई हर्डल है, इसे दिमाग की सोच है। आपको 15 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, सुबह एक्सरसाइज करनी तो करनी है, आपको डिप्स लगानी तो लगानी है, आपको पुलअप्स करने तो आपके दिमाग में क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं यार 25 करूंगा, मैं प्लैंक्स करूंगा तो मैं 2 मिनट मेरा प्लैंक्स का टाइम होना चाहिए। प्लैंक्स जानते हो ना सर? यस सर। प्लैंक्स करनी है मुझे, सिटअप्स करनी, तो ये आप अपना क्राइटेरिया बनाइए खुद के लिए और उसको लगातार इंप्रूव करते रहिए। मैं चाहता हूं बच्चों, हमारी ग्रोथ देखिए ना, ये बड़े बड़े बच्चे, इतनी हाइट है, पतले दुबले हैं हम लोग। अच्छा हमारी आप लोग अच्छा खाओ बेटा, वो वीडियो में समझेगा तो मेरे को कह रहा है, श्योर को कह रहा है। हाँ बच्चों सुनिए, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सबकी जेनेटिक अलग अलग होती है, सबकी जेनेटिक अलग अलग होती है, तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल बर्डन रखे ही मत कि भाई वो पतला है लंबा है, सबकी अलग अलग होती है। आप चाह के भी बदले नहीं हो सकते, आप हो थोड़े से ओवरवेट या आपकी हाइट कम है तो आप चाह के भी नहीं हो सकते, आप ज्यादा है तो कुछ नहीं कर सकते। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी फुल ग्रोन कैपेसिटी तक कब पहुंचोगे? जब आप एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर खाना खाओगे। क्या आप सारा खाना खाते हो बराबर? गुड नरिशमेंट की बात आई इसके अंदर, क्या आप सब कुछ खाते हो जो थाली में आए, खुश होके खाते हो? क्या मुंह चढ़ाते हो इधर उधर, क्या लौकी आ गई, क्या मूंग की दाल आ गई, क्या करेले आ गए? कभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है, जो थाली में अच्छा पक के आ जाए, अच्छा बना के। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाना होता है कई बार। तो ये अपने लिए हाँ, तो समझ आया आपको? तो यदि अच्छा बनना चाहिए, बाकी सब खाना अच्छा हो और ज्यादा सीजनल फ्रूट्स खाइए। तो बच्चों, मैं ये पढ़ाकर ये आपको जरूर एहसास कराना चाहता हूं कि आप हेल्थ के लिए अच्छा काम करें। 2 चीजों पर, अच्छे से अच्छा खाना खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें, ठीक है। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा ये स्पाइसी फास्ट फूड, इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं रखें, है ना। अच्छा खाना खाएं, ठीक है बच्चों। चलो इसके आगे की बातें हम लोग थर्ड पार्ट में